Good morning, students. Welcome to chemistry class. Today we are going to start the first chapter of plus 2 class, the solid state. Solid state, informally solid gas liquid के बारे में हम बहुत बार छोटी क्लासेस में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं. हालांकि इस चैप्टर में मेन फोकस हमारा सॉलिड्स पे रहेगा, लेकिन वी मस्ट रिकैपिचुलेट कि सॉलिड की जब भी हम बात करते हैं तो अ स्टोन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड. और जब सॉलिड की हम बात करते हैं तो एक चीज जो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करती है, दैट इज अबाउट रिजिडिटी ऑफ सॉलिड. सॉलिड जो भी होगा इट विल बी हार्ड एंड रिजिड. जब लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं तो लिक्विड, वाटर इज वेरी कॉमन, लिक्विड वी डो वेरी वेल. गैसेस, कोई परफ्यूम या परफ्यूम तो विजुलाइज करना फिर भी चलो महसूस करना आसान है, लेकिन विजुलाइज करना उसको थोड़ा सा मुश्किल है. तो वी कैन टेक वेरी इजी एग्जांपल ऑफ कोई जैसे अगरबत्ती किसी कमरे के कोने में जल रही है तो उससे उठता हुआ धुआं जो है और वो किसी दूर पार्ट में अगर जल भी रही है तो उसकी खुशबू आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है. और वो जो खुशबू पहुंचती है हम तक, दैट इज बिकॉज ऑफ गैशियस नेचर ऑफ इट्स पार्टिकल्स. सो सॉलिड के केस में जैसे हमें सीधा पता है कि सॉलिड्स आर रिजिड बेसिकली. लिक्विड और गैस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स के बारे में हमें बड़े इन्वेस्टिगेशन के बिना भी पता होता है कि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को बहना आता है. दे आर बेसिकली फ्लूइड्स. वो एक जगह टिक के नहीं रह सकते. इमेजिन कीजिए आपने एक चम्मच पानी लिया और उसको ऐसे गिरा दिया फर्श पे, तो वो फर्श पे वहां फिक्स नहीं रहेगा. इट विल मूव ऑन, बह जाएगा. गैस की बात मैंने अभी जैसे हम बात करते हैं कि कमरे के किसी कोने में अगर कोई अगरबत्ती जल रही है तो वहां से धुआं उठेगा और वो पूरे कमरे में फैल जाएगा. तो वो बिकॉज ऑफ इट्स धुआं जो है या गैस से जो सेंट्स निकल रहे हैं वो गैशियस नेचर के हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ फ्लोइंग. वो बह सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो कमरे के एक कोने से पूरे कमरे में या बाकी स्पेस में फैल सकते हैं. सॉलिड्स के पार्टिकल्स की बात करें तो एक तो सॉलिड तो रिजिड तो है ही, लेकिन उसके पार्टिकल्स में मूव करने की कैपेसिटी नहीं होती. ऐसा लगता है जैसे कोई खूंटा है, कोई एक फिक्स पोजीशन है जिसके साथ इसके पार्टिकल्स को बांध दिया गया है. बस ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकते हैं. देयर पोजीशंस इज फिक्स्ड. सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस फिक्स्ड होती हैं, वेयर एज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्री टू मूव. They don't have fixed positions. They can move, but they can just oscillate. सॉलिड के पार्टिकल्स केवल ऑसिलेट करेंगे अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द. एक खूंटे से बांध दिया है उनको, वो भाग नहीं सकते. लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स दे कैन मूव ऑन टू एनी डिस्टेंस. अब इससे आगे बात करें तो ये जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है कि कोई चीज सॉलिड फॉर्म में रहेगी या लिक्विड फॉर्म में रहेगी या गैशियस फॉर्म में रहेगी, ये जानने के लिए दो फैक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं जो डिसाइड करती हैं वेदर अ सब्सटेंस विल बी ए सॉलिड और लिक्विड और गैस. वो दो फैक्टर्स क्या हैं? पहला है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरा है थर्मल एनर्जी. तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी, जो भी रिजल्ट रहेगा वो डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर. अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच के आपसी संबंध, आपसी अट्रैक्टिव फोर्सेस. और थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी के ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. टेम्परेचर जितना हाई होगा तो टेम्परेचर, जिस तरह हमें खाना खा के भाग दौड़ करने की एनर्जी मिलती है, उस तरह से पार्टिकल्स को वो एनर्जी किस रूप में मिल रही है? हीट के रूप में, टेम्परेचर से मिल रही है. अगर थर्मल एनर्जी हाई है तो आपके पास भाग दौड़ करने की एनर्जी
हाई होगी, आप पहले यहाँ थे, फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, पार्टिकल्स के पास भाग दौड़ करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? थर्मल एनर्जी से। अब आप बड़ी सिंपल सी चीज देखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब स्ट्रांग होंगे तो एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ जो है वो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। इसका मतलब जैसे ये पार्टिकल है, इसको इसने भी बांधना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, और इसने भी आप अपनी तरफ खींचना और बांधना, खिंचाव क्या है? बंधन है, तो बांधना शुरू कर दिया। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी की बात करें तो जिस पार्टिकल की थर्मल एनर्जी हाई होगी, इसका मतलब उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव बहुत ज्यादा करते रहेंगे, वो एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, वो भाग दौड़ करते रहेंगे। और तुमने सुना होगा कि जैसे ये सन्यासी होते हैं कि एक जगह टिक के नहीं बैठते, इधर उधर जाते आते रहते हैं, ताकि किसी भी जगह से या किसी भी व्यक्ति के साथ उनका कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्शन ना बन पाए। अब अगर आपकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो आप, जाहिर सी बात है, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, तो आप किसी से कोई रिलेशन नहीं, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बनाएंगे। और अगर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपस में, जैसे आपका इस पार्टिकल का इसके साथ भी अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके साथ भी, और बाकी के साथ भी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो हमें ये यहाँ पे ही दिखना शुरू हो गया है कि इसका भागना, इसका मूव करना जो है वो मुश्किल होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हेल्प द पार्टिकल्स क्लिंग टू ईच अदर, ये पोजीशन को फिक्स करने में मदद करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड रहेगी, वो ज्यादा मोबिलिटी नहीं करेगा। लेकिन अगर थर्मल एनर्जी हाई होगी तो वो पार्टिकल के भागने में मदद करेगा, और जब भी पार्टिकल भागने में ज्यादा बिजी रहेगा तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा नहीं बन पाएंगी। अब ये दोनों उल्टे फोर्सेस हैं, लेकिन हम अब यहां से एक चीज बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर सफिशिएंटली लो होगा तब क्या होगा? थर्मल एनर्जी, ये जो थर्मल एनर्जी है, टीई में थर्मल एनर्जी को लिख रही हूं, ये ऑटोमेटिकली लो होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जब थर्मल एनर्जी लो होने का मतलब पार्टिकल भाग दौड़ कम करने की स्थिति में होंगे, तो वो एक दूसरे के पास बैठ सकेंगे, एक दूसरे के क्लोज आ सकेंगे, और वैसे में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो हाई होगी। और इस स्थिति में वो जो सब्सटेंस होगा उसकी फिजिकल स्टेट जो होगी वो सॉलिड होगी। सॉलिड होने के लिए वी शुड हैव लो थर्मल एनर्जी एंड हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड दिस इज पॉसिबल एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्थितियां बदलेंगी, ये थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगी, और हम या तो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएंगे, और अगर आप टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो थर्मल एनर्जी और बढ़ जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस और कम हो जाएंगी, और जो फिजिकल स्टेट है दैट विल बिकम गैस। फाइनली, जब सॉलिड्स का हमें ये पता है कि कैसी स्थितियों में कोई चीज सॉलिड होती है, देन वी नो कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं बैठेंगे, वो एक दूसरे के क्लोज होंगे। दे हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इन दोनों चीजों का फिर आगे क्या नतीजा है? आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है और आपके डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कम है, उसके कारण, और थर्मल एनर्जी भी कम है, तो पार्टिकल्स की पोजीशन जो होगी वो फिक्स्ड होगी। दे विल नॉट बी फ्री टू मूव about, they can just oscillate about their position, only oscillations are possible। और जब ये तीनों चीजें मिलके किसी भी सॉलिड को रिजिड बनाती हैं, रिजिड का मतलब है आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस इसलिए नहीं कर सकते, भाई पहले ही पार्टिकल्स बहुत क्लोज बैठे हैं, आप और उसको कितना कंप्रेस करेंगे? जिस पोजीशन में, जिस शेप में वो है वो उसी में रहेगा, आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वो रिजिड है। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की एक फिक्स पोजीशन है, दे कांट मूव। अगर वो और क्लोज मूव कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो कि सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू फिक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स।
They have definite shape again due to fixed position of particles. Particles की positions fixed हैं, इसलिए जो भी shape होगी solid की वो एक बार fixed हो जाएगी and that will be forever. जब solid की ही बात चल रही है तो solid further दो तरह के होते हैं. One is crystalline and another is amorphous. क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल अगर हमने एकदम से दिमाग में लगाना हो तो जैसे नमक, खाने वाला नमक हो गया, ये चीनी के पीसेस भी इन अ वे क्रिस्टलाइन ही होते हैं. और एमोर्फस हो गया जैसे आटा, आपने देखा होगा, दैट इज वेरी इजी एग्जाम्पल टू असिमिलेट. तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस हैं दोनों सॉलिड्स ही, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? अगर डेफिनेशन को ही देखें सिर्फ, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीपी स्टैंड्स फॉर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डरली पैटर्न. मैंने आर को कैपिटल इसलिए लिख दिया है कि आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कंस्टिट्यूएंट इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अरेंजमेंट में. ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उनकी अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डरली पैटर्न में होते हैं. एक डिसिप्लिन होता है जब इनके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, और वो पैटर्न जो छोटे से पोर्शन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में दिखेगा. अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक पार्ट में आपको एक तरह का ऑर्डरली अरेंजमेंट दिखता है, वो ही अरेंजमेंट जो है आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के किसी भी पार्ट को खोल के देख लेंगे, वहां पे भी वही मौजूद होगा. मीन्स the constituent particles are arranged in regular orderly pattern, which means that pattern is repeated throughout the solid. ऐसा नहीं है कि थोड़े से पोर्शन में कुछ और पैटर्न है फिर कुछ और पैटर्न है. नो, same pattern is present throughout the solid, then it is called crystalline. Crystalline solid is highly disciplined form of solid. ठीक वैसे जैसे आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे का डिस्टेंस भी फिक्स्ड होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस भी फिक्स्ड होता है, और उस वक्त आपको कोई थोड़ा सा हाइट से देखे तो आप बहुत ऑर्डरली और बहुत डिसिप्लिन वे में दिखाई देते हैं. दैट इज एग्जांपल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वैसा न सही, किसी और तरह का सही, लेकिन एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है और वो थ्रू आउट द सॉलिड वही अरेंजमेंट प्रेजेंट रहेगी. एमोर्फस में क्या है? एमोर्फस में हो सकता है छोटे छोटे पोर्शंस में एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिल जाए आपको, लेकिन इस पोर्शन में कुछ और सी अरेंजमेंट मिलेगी सॉलिड के, दूसरे पोर्शन में कुछ और सी खिचड़ी पक रही होगी. ठीक वैसे जैसे हाफ टाइम में, रिसेस में बच्चे अलग 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 ग्रुप्स में अगर ग्राउंड में बैठे आपको दिखें तो एक ग्रुप का कुछ और डिसिप्लिन होगा, दूसरे ग्रुप का कुछ और अरेंजमेंट होगी, तीसरे ग्रुप की कुछ और. सो ओवरऑल अगर आप ऊपर से ओवरव्यू लेंगे तो कोई भी पैटर्न नजर नहीं आएगा. दैट इज एग्जांपल ऑफ amorphous solid. Amorphous solids, in amorphous solids the constituent particles do not have regular orderly arrangement throughout the solid. ना तो अगर छोटी मोटी कहीं अरेंजमेंट है भी तो that is not repeated throughout the solid. Okay. अब क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी अरेंजमेंट होगी, जो भी डिसिप्लिन है, जो भी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, दैट इज रिपीटेड थ्रू आउट द सॉलिड. इसलिए जो ऑर्डर यहां है वो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है. तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे कि उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है. जो भी ऑर्डर है इट इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग रेंज. एमोर्फस सॉलिड में मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है इस पोर्शन में थोड़ा सा एक ऑर्डरली एक तरीका हो पार्टिकल्स को अरेंज करने का, इस पोर्शन में भी हो, लेकिन वो इससे डिफरेंट होगा, फिर अगले में और डिफरेंट होगा. तो अगर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट कोई है भी एमोर्फस सॉलिड में तो वो बड़ी छोटी छोटे एरियाज तक लिमिटेड है. इसीलिए एमोर्फस सॉलिड्स को वी कॉल देम द सॉलिड्स हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर. अब उसका एग्जाम्पल देखें आप. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्वार्ट्ज एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास, और एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्ज ग्लास. ये एग्जाम्पल इसलिए हाईलाइट करता है दोनों को क्योंकि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास आर सेम.
दोनों ही सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन क्वार्ट्ज पे नजर डालें आप पहले। क्वार्ट्ज में दिस इज सिलिकॉन और ये ग्रीन से जो मैंने बनाए हैं ये ऑक्सीजन है। तो आप देखें कि ये एक रिंग बना है, जिस साइज का, जिस अरेंजमेंट में 1 2 3 4 5 6 ये ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स मैंने लगाए हैं और 6 ही ग्रीन कलर के पार्टिकल्स लगाए हैं। अगले रिंग में भी ठीक यही अरेंजमेंट यहाँ पे मौजूद है। फिर अगले रिंग में भी यही ऑर्डर, ये पैटर्न रह रहा है। फिर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्वार्ट्ज को आप किसी भी पार्ट को एनालाइज कर लेंगे, सेम ऑर्डर विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द सैंपल ऑफ क्वार्ट्ज एंड इट इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन आप एमॉर्फस सॉलिड में देखिए क्वार्ट्ज नहीं, एमॉर्फस सॉलिड में एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास इज एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। अब देखें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो यहां थे वही यहां पे हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे एक रिंग आपको दिखाई दे रहा है, 3 इसमें ऑरेंज पार्टिकल्स हैं और 3 ही ग्रीन कलर के पार्टिकल ऑक्सीजन। और दूसरा रिंग दिखाई दे रहा है, इसमें है अरेंजमेंट है लेकिन कितनी सी है, यहां तक लिमिटेड, 1 2 3 4 5 6 ऑरेंज कलर के पार्टिकल ये और 6 दूसरे। अगला वाला रिंग देखें, 1 2 3 4 5 6 7, उसका साइज कुछ और है, पैटर्न कुछ और है, अगले रिंग का कुछ और है, फिर इसका कुछ और है। दोनों में देखें तो दिस इज हाईली डिसिप्लिन्ड एंड दिस इज टोटली इनडिसिप्लिन्ड। तो ये एमॉर्फस सॉलिड है, हालांकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों में सेम यूज हुए हैं, क्वार्ट्ज ग्लास एंड दिस इज क्वार्ट्ज। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको सही मायनों में सॉलिड माना जाता है। दे हैव वेरी डिसिप्लिन्ड ऑर्डर। और एक सॉलिड के जो गुण होने चाहिए, रिजिडिटी, फिक्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, दे कांट मूव, दे कैन जस्ट ऑसिलेट, वो सारे गुण क्रिस्टलाइन सॉलिड में मौजूद होते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन ट्रू सॉलिड कहा जाता है। जो ग्लास के शीशे के ऐसे एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं, इनमें पार्टिकल्स में टेंडेंसी टू फ्लो होती है, बहुत कम होती है, बेहद कम होती है बट होती है। उसका एग्जाम्पल है जैसे शीशा खिड़कियों में लगा हो या दरवाजों में, पुरानी बिल्डिंग्स में जो लगा हो, ये बड़े पुराने टाइम से जो लगा हो, उसमें शीशे की थिकनेस लोअर पार्ट में धीरे 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 बढ़ जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स की एक फ्लो करने की टेंडेंसी है डाउनवर्ड्स। तो क्योंकि पार्टिकल्स की वैसी स्ट्रिक्ट नेचर नहीं, डिसिप्लिन्ड नेचर नहीं होती है एमॉर्फस सॉलिड में, इसलिए आप इनको क्या कहते हैं, इनको ट्रू सॉलिड नहीं मान सकते। इनको क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स, झूठ मूठ के सॉलिड्स की सारी बातों पे अच्छे नहीं उतरते सॉलिड वाले जो क्राइटेरिया है उनपे। एंड या फिर इनको कहा जा सकता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। हाउएवर ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स भी हैं, ये अगर सफिशिएंटली टेम्परेचर लो हो जाए तो इनमें एक टेंडेंसी हो जाती है फिर भी क्रिस्टलाइन नेचर की। उसी कारण ग्लास में कई बार मिल्कीनेस ऑब्जर्व की जाती है, बिकॉज ग्लास starts becoming crystalline from amorphous state, but it happens at low temperature. Then we talk about melting point. Melting क्या है, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टली, तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करने के लिए फ्री हो गए, तो फिर वो क्या बन गया, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप हीट करेंगे तो हीट करते करते एक टेम्परेचर आएगा जब वो सॉलिड से ऑल ऑफ ए सडन क्या बन जाएगा, लिक्विड। जब कोई सॉलिड सडनली लिक्विड में चेंज होता है तो ऐसे इस तरह के इसमें आप मेल्टिंग पॉइंट को कह देंगे दैट दे हैव शार्प melting point. Crystalline solids have very sharp melting point. मान लो किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन है, तो 1000 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही आएगा सारा का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अब एमॉर्फस सॉलिड की बात करें, एमॉर्फस सॉलिड में आप सॉलिड को हीट करेंगे, वो सॉफ्ट होगा पहले, फिर सॉफ्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर धीरे 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 मेल्ट करके लिक्विड में चेंज होगा। मीन्स दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। एमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा कि 1000 केल्विन टेम्परेचर आ गया और ऑल ऑफ ए सडन सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। नो, जैसे मोम को आपने देखा होगा, मोम को हीट करें तो मोम पहले सॉफ्ट होता है,
फिर और हीट करेंगे और सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ये सॉफ्ट होने का प्रोसेस अगर मान जस्ट एन एग्जांपल 100 या 200 केल्विन पे कोई चीज सॉफ्ट होना शुरू हुई, फिर 300 पे और सॉफ्ट हो गई, और फिर 400 केल्विन पे जाके वो लिक्विड में चेंज होती है, तो इसको हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कह सकते। दिस मेल्टिंग पॉइंट हैज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं दैट amorphous solids मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि यहां जैसे से शुरू कर दिया था इसने थोड़ा मेल्ट होने की टेंडेंसी देना, लेकिन मेल्ट हुआ तो इस रेंज में मेल्ट किया, ये 200 से 400 केल्विन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। फिर उसके बाद बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब कोई सॉलिड है उसको आपने हीट किया और 1000 केल्विन पे जाके वो ऑल ऑफ ए सडन मेल्ट कर गया, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो उसके रूम टेम्परेचर से लेके सीधा 1000 केल्विन तक ही कैलकुलेट करनी है। यहां तक जो हीट खाई वो इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी फिक्स्ड होगी, और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट ही शार्प नहीं है तो देयर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स नहीं, हम कहेंगे इनडेफिनिट। मतलब आप प्रिसाइजली कहें कि इतने किलो जूल एनर्जी खाएगा मेल्ट करने के लिए, वैसा नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि इतने से इतने किलो जूल एनर्जी ये मेल्ट करने के लिए एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि यहाँ पे हम सीधा कहेंगे इतने किलो जूल एनर्जी इसको मिल जाएगी तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो हुई वो क्रिस्टलाइन की डेफिनेट हुई और एमॉर्फस की इनडेफिनिट हुई। एक क्लीवेज का मतलब जब आप क्रिस्टलाइन किसी सॉलिड को काटेंगे विद द हेल्प ऑफ सम मेटल और नाइफ, तो उसके जो पीसेस होंगे तो पीसेस के जो सरफेसेस आएंगे वो क्लीन आएंगे या रफ आएंगे। देखिए अब जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम यहाँ पे नाइफ चलाते हैं तो ऐसे कट जाएगा, ये पार्टिकल्स इधर, ये पार्टिकल्स इधर। अगर हम नाइफ यहाँ पे चलाते इस तरह से तो ये लेयर नीचे चली जाती और ये लेयर नीचे चली जाती, एंड वी वुड हैव। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम काट रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से काट दिया, तो साफ सी बात है ये वाले पार्टिकल्स इधर हो जाएंगे, एक सरफेस ये बन जाएगा और एक सरफेस यहाँ पे ये बन जाएगा। एंड चलिए क्लीवेज की जब हम बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि जैसे यहां से ही काटा इसको, तो यहाँ पे एक सरफेस ये क्रिएट हो जाएगा, पार्टिकल्स बड़े साफ साफ ये वाले इधर हैं और ये वाले पार्टिकल्स इधर हो जाएंगे कट के, तो ये भी बड़ा क्लीन सरफेस आएगा, ये भी बड़ा क्लीन सरफेस आएगा। सो वी कैन से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव वेरी क्लीन क्लीवेज। एमॉर्फस सॉलिड में क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ही बड़ी अजीब सी है, जैसे आप यहां से भी काटने लगेंगे तो ये ऐसे ऐसे कुछ, एक सरफेस इधर ये बनेगा, एक ये, तो ये भी ऊबड़ खाबड़ सा बनेगा और ये भी कट के दूसरा ऊबड़ खाबड़। तो आप कह सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स को जब हम काटते हैं दे हैव रफ क्लीवेज, दे डोंट हैव क्लीन क्लीवेज ड्यू टू अजीब सी अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, क्योंकि इसमें। अब अगली ये थोड़ी नई टर्म्स है, एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है कि किसी सॉलिड में अगर आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जाके कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस, अगर अलग अलग ऐसी प्रॉपर्टीज को अलग अलग डायरेक्शंस में जाके मेजर करें और उनकी वैल्यू अलग अलग आए, तो हम उस सब्सटेंस को कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक। लेकिन किसी सॉलिड में आपने अलग अलग डायरेक्शंस में जाके वो प्रॉपर्टीज मेजर करने की कोशिश की और उनकी वैल्यू लगभग एक आई डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक। Anisotropic when the substance has when substances have different properties, different values of properties like refractive index, thermal conductivity, electrical conductivity, etc. in different directions, then such substances are called anisotropic. And the substances having same value of physical properties like refractive index, thermal, electrical conductivity, etc. in different directions, they have same value of these properties, then the substances are called isotropic. So amorphous solids are isotropic and crystalline solids are anisotropic. Why? देखिए ये एक crystalline solid का मैंने फिगर बनाई है, तो इसमें
अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं किसी प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम इस डायरेक्शन में गए, तो एक हमें येलो पार्टिकल मिला, एक ये पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल, तो प्रॉपर्टी भी उसी तरह से पहले येलो वाली प्रॉपर्टी दिखेगी, फिर पर्पल वाली, फिर येलो, फिर पर्पल। लेकिन यदि हम इस डायरेक्शन में आते तो सारे हमें पर्पल कलर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पर्पल कलर के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर जाएंगी। और सेम वे अगर हम इस डायरेक्शन में चल पड़ते तो हमें सारे पार्टिकल्स रास्ते में कौन से मिल रहे हैं, येलो वाले पार्टिकल्स। तो ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, इस डायरेक्शन में अगर कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करेंगे उसकी वैल्यू इस डायरेक्शन की वैल्यू से डिफरेंट होगी और इस डायरेक्शन की वैल्यू से भी डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्ट्रेस रेजिस्टेंस टू शियर एटसेट्रा, इनकी वैल्यू अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ रही है तो उस सब्सटेंस को एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्योंकि डेफिनेट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है तो अलग अलग डायरेक्शंस में आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो एनाइसोट्रॉपिक होंगे। एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई ऑर्डर ही नहीं है, आप यहाँ पे एक अलग सा झुंड मिलेगा, इधर कुछ और मिलेगा, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो आप ओवरऑल जो प्रॉपर्टी मेजर करेंगे किसी भी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम इन ऑल डायरेक्शंस। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आएगी इन ऑल डायरेक्शंस, दैट मीन्स द सब्सटेंस विल बी called isotropic and amorphous solids are isotropic. इसके सिवाय एक और डिफरेंस हम इन दोनों में जानते ही हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, एमॉर्फस सॉलिड की शेप डेफिनेट नहीं होती। क्रिस्टल का तो आपको पता है उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री दिखाई देती है, एमॉर्फस में तो कोई ज्योमेट्री नहीं दिखती, आटे को देखेंगे कोई ज्योमेट्री नहीं दिखती आपको, सो दे डोंट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। अब इससे अगली बात कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, देयरफॉर दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। एमॉर्फस में कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स की कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। क्रिस्टल हम बड़े अच्छे से समझते हैं कि क्रिस्टल की एक शेप होती है, एजेस होती है, साइड्स होते हैं, हमें साफ दिखता है कि इसकी एक ज्योमेट्री है फिक्स। एमॉर्फस आटे का एग्जांपल ले लो आप, ऐसे मिट्टी के इसका ले लो, तो उसमें कोई ज्योमेट्री तो नहीं दिखती, दे डोंट हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री और शेप। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ऐसे तो सॉल्ट्स के तो बहुत से एग्जांपल्स, डायमंड, क्वार्ट्ज एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस में ग्लास आ गया, क्वार्ट्ज ग्लास कह सकते हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। तो हमने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को एक तरह से इनका कंपैरिजन भी कर लिया और ये क्या होते हैं ये भी समझ लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स खुद क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, या उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग हो रखी है, उस आधार पे हम 4 कैटेगरीज में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से ही पता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं। आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आयंस होंगे, केटायंस और एनायंस। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में एटम्स होंगे लेकिन उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड्स का एक बड़ा जाल या ताना बाना होता है, डायमंड आपको याद होगा। देन इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटल्स को मेटेलिक सॉलिड कह देते हैं और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको बांधने वाली फोर्स जो है दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो फिर फर्दर नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड 3 तरह के होते हैं। मेनली मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, और फिर मॉलिक्यूलर को आगे क्लासिफाई किया जाता है नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हुए, नाम से ही पता चल रहा है
H2, I2, हीलियम, क्रिप्टॉन, जितने भी नोबल गैसेस हैं, तो इनमें जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं विच आर टोटली नॉन पोलर। H2 है, दोनों सेम हाइड्रोजन एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, तो H2 का एक मॉलिक्यूल, जैसे ये H2 है, ये दूसरा H2 है, तो ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, इसलिए इस H2 का इस H2 के साथ सिंपल जो अट्रैक्टिव फोर्स बनती है दैट इज लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्शन फोर्सेस। बहुत कमजोर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में, और कमजोर अट्रैक्टिव फोर्सेस होने के कारण ये जो होंगे ऐसे वाले सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तभी हाई होता है जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और आपको मेल्ट या बॉयल करवाने के लिए उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर हैं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं या आयंस कंडक्ट करते हैं। इनके पास ना तो वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही इनमें कोई कैटायन एनायन आपको दिखाई दे रहे होंगे, सो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अट्रैक्टिव फोर्सेस कमजोर होने के कारण दे हैपन टू बी वेरी सॉफ्ट सॉलिड्स, हालांकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड या गैस की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। H2, I2 जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो इसका एग्जाम्पल है। पोलर, नाम से ही पता चल रहा है, HCl इसका बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। HCl, SO2, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक कंस्टिट्यूएंट जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन Cl जो है अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। हाई और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले दो एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेंगे दैट विल बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब क्या होगा, एक HCl दूसरे HCl के साथ इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रांग होता है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनसे तो ज्यादा होगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। दे आर ऑल्सो सॉफ्ट सॉलिड्स, यूजुअली ये भी गैशियस फॉर्म्स में या लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रिसिटी ये भी कंडक्ट नहीं करते हैं, ये भी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो कमजोर थी और इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग है। थर्ड कैटेगरी इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप कब बनता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इन तीनों में से किसी के साथ भी हाइड्रोजन अटैच्ड हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप बनता है। जैसे कि आइस में देखें, आइस में ऑक्सीजन के साथ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन्स। अब क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, और इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कि ये वाटर जो है इस वाटर से आगे ये इधर ऊपर सब एक दूसरे को बांध देंगे थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे कमजोर डिस्पर्शन फोर्सेस, उससे ज्यादा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, और आइस सॉलिड होती है, आपको मालूम है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कंडक्ट करेंगे क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ना तो केटायंस हैं ना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए देयर इज नो स्कोप ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सॉफ्ट सॉलिड है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स। भाई नाम से ही पता है आयनिक सॉलिड है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, केटायंस और एनायंस होंगे। और ये देखिए इस तरह से केटायंस और एनायंस के ऑर्डरली अरेंजमेंट से आपका आयनिक सॉलिड बनता है। और
क्योंकि केटायन और एनायन मौजूद हैं इसमें, तो केटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। केटायन एनायन ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, इसलिए ऑपोजिट चार्ज बॉडीज जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो केटायंस और एनायंस के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दे हैव आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। They are insulators in solid state. जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तब तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो हम इनको इंसुलेटर कहते हैं। क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते? भाई जब तक ये सॉलिड हैं तब तक केटायन और एनायंस अपनी अपनी जगह फिक्स्ड हैं एंड दे कैन नॉट मूव। लेकिन अगर आपने इनको पिघला दिया, मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन, या फिर आपने इनको पानी में डाल दिया, तब पिघला दिया या पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो केटायन और एनायन एक दूसरे से आजाद हो जाते हैं, फ्री हो गए और मोर ओवर लिक्विड मीडियम मिल गया, पिघली हुई अवस्था में भी या एक्वस फॉर्म में भी लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे, तो ये फ्लोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इधर पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया और इधर नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, तो सारे केटायन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और एनायंस किधर जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। और जब केटायन और एनायन मूव करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। एंड NaCl, ZnS एटसेट्रा जो है वो एग्जाम्पल्स हैं आपके आयनिक सॉलिड्स के। अब आ गए आपके कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। इनके एग्जाम्पल्स डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क सॉलिड। एक्चुअली नेटवर्क सॉलिड्स में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट है, जैसे ग्रेफाइट या डायमंड कार्बन से ही बने हैं, तो ये एक कार्बन है, एवरी कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजिंग डायमंड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन। फिर ये जो आगे 4 कार्बन है ये आगे जाके फिर और सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, तो इस तरह से नेटवर्क बनता जाएगा। एक कार्बन 4 से, 4 आगे 16 से, 64 से, सारे एक दूसरे के साथ क्या बनाते चलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड्स का जाला बुनते चलेंगे। अब ये इतना बड़ा ताना बाना बनता है तो उस कारण ये बहुत बड़ा जायंट मॉलिक्यूल बन जाता है। जहां तक जायंट मॉलिक्यूल है और बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सारे सबके आपस में, इसलिए दे आर यूजुअली these solids are very hard, and you know diamond is the hardest substance also with very high melting point. तो आमतौर पे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स इनकी नेटवर्किंग के कारण दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव बिग जायंट मॉलिक्यूल्स। सिलिकॉन कार्बाइड में भी कुछ ऐसा ही रहता है। ग्रेफाइट और डायमंड में एक मेजर फर्क जो है, ग्रेफाइट भी बना तो कार्बन एटम से है, लेकिन एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो हर कार्बन एटम 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चौथा बॉन्ड क्या होगा? चौथा इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम का जो है वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। अब पाई बॉन्ड, अगर ये 2 कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन कार्बन के प्लेन से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक पाई इलेक्ट्रॉन नीचे वाइब्रेट रहेगा। तो ये जो इतने सारे कार्बन हैं, इनसे डबल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो आधे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस ग्रेफाइट का जो होता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक लेयर कार्बन की ये आ गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, और हर कार्बन जो है वो हेक्सागन बनाता है, हेक्सागन का पार्ट होता है, 6 कार्बन का एक हेक्सागन बन रहा है। एक लेयर ये आ गई ग्रेफाइट की, दूसरी ये आ गई, तीसरी, इसी तरह से बाकी लेयर्स भी होती हैं। और एक लेयर से दूसरी लेयर का गैप 340 पिकोमीटर होता है।
डायमंड में एक कार्बन से दूसरे कार्बन का गैप डिस्टेंस ही 144 पिकोमीटर होता है। तो इस लेयर के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आधे लेयर के ऊपर रहेंगे और आधे इस लेयर के नीचे रहेंगे। सेम वे इस कार्बन की एक लेयर के नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इट इज जस्ट लाइक कि ये ब्रेड स्लाइस है, ब्रेड स्लाइस के ऊपर आपने बटर लगा दिया, दूसरी ब्रेड स्लाइस के नीचे भी बटर, इस तरह से जितनी भी स्लाइसेस हैं उनके बीच में क्या किया है, बटर लगाया है। अब आप क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे। तो अगर ये दोनों लेयर्स ऐसे फिंगर टिप्स में आप इनको ऐसे ग्रेफाइट को टच करते हैं, देन इट स्लिप्स। क्यों स्लिप करता है? ग्रेफाइट की एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रिपेल ईच अदर। तो वो रिपेल करेंगे, जब ये लेयर्स नजदीक आएंगे, जब आप इनको टच करेंगे तो दे रिपेल्स, जो ये लेयर्स हैं वो स्लाइड कर जाएंगी, स्लिप ओवर कर जाएंगे एक दूसरे पे। देयरफॉर ग्रेफाइट इज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। लेकिन डायमंड में ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्बन अगले चार से वो आगे 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 एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली सिग्मा बॉन्ड से बंधे हैं। Therefore, it has network and very strong structure. It is lubricating agent where it is the hardest substance. This conducts electricity. Diamond does not conduct electricity. क्योंकि डायमंड में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड हैं और सिग्मा बॉन्ड में बंधे हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं भाग सकता। इसमें आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अबव द लेयर, बिलो द लेयर थोड़ा फ्री घूम रहे हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंड ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। नॉट ऑल द कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट करता है। सो सिलिकॉन कार्बाइड इज अनदर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट और network solid. So usually they have very high melting points usually and they are solids normally. Then metallic solids. देखिए metallic solid में क्या होता है, जैसे हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम इज अ मेटल। तो मान लीजिए जो हमने पीस लिया उसमें जितने भी सोडियम्स हैं, तो सोडियम के पास एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। सारे के सारे सोडियम क्या करेंगे, अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा लूज कर देंगे, ताकि जो बाकी सोडियम का पार्ट बच गया उसको हम कर्नल कहते हैं, दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो हर सोडियम ने क्या किया, अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया और क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स का सी बना दिया। ये बना दिया इलेक्ट्रॉन्स का सी। सारे सोडियम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है इस इलेक्ट्रॉन सी को बनाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है तो बाकी पार्ट जो है वो क्या रह गया, सोडियम का पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं कर्नल। तो सारे सोडियम के कर्नल्स इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन्स का ये जो बॉन्ड बना था इसमें इस तरह से प्लेस हो जाएंगे कि हर कर्नल को ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है। और ये जो कर्नल और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उसके कारण मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन इन सॉलिड फॉर्म। जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करेंगे तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मोबाइल, तो ये दौड़ जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंड इलेक्ट्रिसिटी विल गेट कंडक्टेड। Metals are very good conductors of electricity in solid form. They have very high melting and boiling points due to very strong metallic bond. जितने भी metals हैं वो इसका एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के सिवाय ये थर्मल कंडक्टिविटी भी इनकी हाई होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होती है, मान लीजिए आपने मेटल के इस पार्ट को हीट करना शुरू किया, जैसे आपके पास कोई मेटल है उसका एक पार्ट हीट हो रहा है, तो आप दूसरे मेटल के दूसरे पार्ट में हीट को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हीट यहाँ से ट्रेवल करके वहां पहुंच जाती है। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब हीट मिलेगी, ये काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा फास्ट मूविंग से, वाइब्रेशन से, ये आगे और हीट ट्रेवल कर जाएगी। सो मेटालिक सॉलिड्स कंडक्ट हीट ऑल्सो, दे आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। इनमें चमक होती है, दे हैव लस्टर,
लस्टर क्यों? जब इन पे कोई रेडिएशन गिरेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे आल्सो एमिट रेडिएशन. जब कोई चीज कोई रेडिएशन छोड़ रही है तो उसमें चमक तो होगी. सो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ crystalline solids.